नेटवर्क भाई, न्यूरल नेटवर्क जो है वो से चलते हैं, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क जो है वो टेंसर ऑपरेशन है सारी। हमने देखा कि हर चीज़ जो है वो न्यूमेरिक डाटा में कन्वर्ट होती है, ठीक है। और मैट्रिक्स या टेंसर या नमपाई एरे जो है फाइनली बन जाता है। इमेजेस का भी डाटा सेट हमने देखा कि इमेजेस के डाटा सेट को भी हमने पिक्सल की फॉर्म में, हमें तो अपलोडेड वो जो है बिल्टन ही पिक्सल की फॉर्म में मिल गया। अदरवाइज अगर हम रॉ डाटा लेंगे इमेजेस का तो वो इक्वल साइज में हमें स्लाइस करना पड़ेगा और साथ साथ फिर हमें उसको जो है न्यूमेरिकल पिक्सल्स में जो है एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नमपाई के सेक्शन में हमने ये बात सीखी हुई है कि हाउ टू कन्वर्ट एन इमेज इनटू अ नमपाई एरे एंड नमपाई एरे टू कन्वर्ट बैक इनटू द इमेज कि हम किस तरह करते हैं, ठीक है। गियर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क जो है वो टेंसर ऑपरेशन है। जिस तरह इन्होंने कहा कि सिस्टम जितनी भी कंप्यूटर ऑपरेशन होती है वो अगर आप उसको बहुत ज़्यादा माइक्रो लेवल पे देखें तो हर चीज़ जो है वो क्या होती है, बाइनरी ऑपरेशन होता है, लॉजिक गेट लगे होते हैं। इसी तरह अगर न्यूरल नेटवर्क को हम डिटेल्ड स्टडी करें तो यू विल सी कि हर चीज़ जो है वो सिर्फ क्या हो रहा है, टेंसर है, यानी मैट्रिसेस हैं जो प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं। ये यहाँ पर उस एग्जाम्पल को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने पहले ही सीख लिया था अपनी पिछली क्लासों के अंदर कि भाई क्या क्या होता है, लेयर कैसे बनती है। 512 यूनिट ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो लगता है। उसके बाद जो लेयर के ऊपर ऑपरेशन होता है, हमने देखा था कि इनपुट जो है वो लेयर के पैरामीटर यानी W से मल्टीप्लाई होता है, यानी इनपुट और W ये दोनों डॉट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। उसके बाद उसमें उसी नोड के ऊपर एक बायस जो है वो ऐड हो जाता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए रिवाइज करा दूं दोबारा इस शेप में कि हमने क्या बात सीखी थी। ये हमारा इनपुट है और ये हमारी अगली लेयर है। हम क्या करते हैं कि भी अब यहाँ पर अगर हमारे पास कोई इनपुट वैल्यू आ रही है वो इस नोड के पास जाएगी तो यहाँ पर जो है वो एक W जो है वो जनरेट होता है लेयर का पैरामीटर। और यहाँ पर क्या होता है भाई, ये इनपुट वैल्यू है ये W के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, डॉट प्रोडक्ट हो जाती है, और यहाँ पर फिर एक बायस की वैल्यू जो है वो ऐड हो जाती है। एंड फाइनली जब ये नोड से वैल्यू अगली नोड पे पास होने लगती है यहाँ से यहाँ, तो फिर यहाँ पर जो है ना इसकी लिनियरिटी को खत्म करने के लिए एक एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो अप्लाई हो जाता है। इस तरह हमारी लेयर के अंदर हमने रेलू जो है वो इस्तेमाल किया था। क्या कर रहा था, रेलू जो है मैक्सिमम वैल्यू जो है वो उठा लेता है। अगर 0 बड़ा है तो 0 ले लेगा, अगर इनपुट बड़ा है तो इनपुट ले लेगा, ठीक है। यानी नेगेटिव वैल्यू जो है वो नहीं आएगी, नेगेटिव वैल्यू को 0 कर दिया जाएगा और अगर पॉजिटिव होगी तो वो एज इट इज आगे जो इसका रिजल्ट आएगा इस ऑपरेशन का, ठीक है। तो यही काम इन्होंने यहाँ पर आपको दिखाया कि भाई ये क्या क्या होता है। W जो इनपुट वैल्यू x है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, उसके बाद एक B वैल्यू जो है यानी बायस जो है वो ऐड हो जाता है और उस पर फिर वैल्यू अप्लाई होता है तो फिर वो आउटपुट बन जाता है, अगली लेयर में जाने के लिए इनपुट बन जाता है, उस लेयर का आउटपुट बन जाता है। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है। लेट्स कंपेयर वी हैव थ्री टेंसर ऑपरेशंस, देयर डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इनपुट टेंसर एंड टेंसर नेम W। डॉट प्रोडक्ट है, एडिशन हो रहा है, 2D वेक्टर जो है वो B में ऐड हो रहा है एंड फाइनली रेलू ऑपरेशन जो है वो अप्लाई हो रहा है। यही बात लिखी हुई है। रेलू क्या है, x या 0। अच्छा जी,
तो ये भी आपके पास एलिमेंट वाइज, ये एलिमेंट वाइज ऑपरेशन भी जो है वो नमपाई का जो है ना वो बड़ा एक एक्सेलेंट फीचर है कि एलिमेंट वाइज ऑपरेशन में क्या होता है कि नमपाई में हम नमपाई का ही टॉपिक है, इसलिए थोड़ा मैं एक मिनट यहाँ रिवाइज करा देता हूँ कि भाई अगर हमारे पास एक एरे है 2 4 4 1 और एक हमारे पास जो है ना वो एक और एरे 1 2 3 5, एक मैंने ऐसे रैंडम एरे ले ली। एलिमेंट वाइज ऑपरेशन क्या होता है, जब हम इसको प्लस करें या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो हर एलिमेंट जो है वो अपनी अपनी पोजीशन वाले एलिमेंट से उस ऑपरेटर को एग्जीक्यूट कर लेगा, प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, जो जिस पोजीशन पे है वो उससे मिरर हो जाएगा। इसको मिरर भी कहते हैं, मिरर बिल्कुल अपोजिट पोजीशन वाले से क्या हो जाएगा, वो प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। आमतौर पे अगर आप नमपाई का एरे इस्तेमाल ना करें तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जिस तरह इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ। लूप वैल्यू वहाँ से उठानी पड़ेगी और दोनों वैल्यूज को जो ऐड करना पड़ेगा। इट टेक्स टाइम और ज़्यादा मेहनत लगती है। नमपाई के अंदर जो है वो क्या है, फैक्टराइज ऑपरेशन है, एलिमेंट वाइज ऑपरेशन है, तो ये काम जो है वो एक झटके के अंदर जो है वो हो जाता है। ठीक है, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रॉडकास्टिंग का है। ब्रॉडकास्टिंग क्या चीज होती है, में डीप लर्निंग के ये टॉपिक कहाँ से आ गए, क्योंकि यही अप्लाई हो रहा है ना न्यूरल नेटवर्क की ऑपरेशन, द सेम थिंग इज यूज। ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट भी जो है वो यूज किया गया है। ब्रॉडकास्टिंग क्या चीज होती है, ब्रॉडकास्टिंग ये होती है कि भाई इनकेस हमने देखा एलिमेंट वाइज ऑपरेशन होने के लिए जरूरी है कि दोनों मैट्रिक्स की शेप का सेम होना लाजमी। जब भी एलिमेंट वाइज होगी, जब भी मिरर होगी कि हर एक को अपनी पोजीशन अपोजिट सेम पोजीशन का जो है ना मेंबर मिल जाएगा, वो उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस जो भी होना है हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास मैट्रिक्स की शेप जो है वो डिफरेंट है और मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, तो ये काम जो है ना वो कैसे होगा, ये मैट्रिसेस जो है ना वो आपस में कैसे ऐड होंगी। तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है, ये ब्रॉडकास्टिंग का प्रोसेस जो है वो इटसेल्फ लगा देता है। हम देख लेंगे अभी, जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक एरे बना रहा हूँ ब्रॉडकास्टिंग समझाने के लिए। मैंने ये एक एरे बना ली, इसके अंदर मेरे पास क्या है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट जो है वो ये है। ये एरे है जो भी 2 डायमेंशन है वो मेरे पास है 6 7 और 8। अब मैं इन दोनों को जो है ना वो ऐड करना चाहता हूँ और एलिमेंट वाइज ऑपरेशन करना चाहता हूँ, हो नहीं सकता इन दिस केस। इसका जो मेरे पास ऑर्डर है, जो शेप है वो क्या है, वो हमारे पास 3 रॉस और 1 कॉलम है। ठीक है, इसकी जो हमारे पास ऑर्डर है वो 1 रॉ और 3 कॉलम है। तो जब हम ब्रॉडकास्टिंग कॉल करेंगे तो ये इसको 3 कॉलम चाहिए इसके बराबर होने के लिए, ये अपने इन 3 रॉस को रिपीट करेगा इटसेल्फ, यानी 2 3 4, ये 3 बार जो है ना ये काम जो है वो रिपीट कर लेगा। एक दफ़ा हो गया और ये 2 दफ़ा हो गया, इसका शेप जो है वो बन जाएगा हमारे पास 3x3। 3 और 3, ये अपनी
ये अपनी रॉ को रिपीट करेगा और इसका शेप भी जो है वो क्या, यानी 6, 7, 8 और अपना ये भी एक दफ़ा 6, 7, 8 और ये भी आपके पास 6, 7, तो इस तरह दोनों का ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, अब ये एलिमेंट वाइज ऑपरेशन जो है वो कर लेगा। अच्छा, आपको अगर numpy एज मैं लिख रहा हूँ np डॉट, मुझे यहाँ ब्रॉडकास्टिंग का जो है वो फंक्शन मिल जाएगा। ब्रॉडकास्ट एरे जो फंक्शन है, तो पहले हम डेफिनेशन चेक करते हैं कि क्या करता है। एग्जाम्पल भी यहाँ दी हुई है इसी तरह की, ये भी मैंने एग्जाम्पल, दिस इज द फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ, थर्ड रॉ एंड दिस इज, हमने क्या कर दिया, np डॉट ब्रॉडकास्ट वाई। अच्छा, अभी चेक करते हैं इसको, मैं यहाँ कोड ले लिया है, ले लिया हमने। ये हमारे पास ब्रॉडकास्ट है, ये हमें एक बी ऑब्जेक्ट रिटर्न जो है वो कर रहा है, ये हो। देखिए, जब हमने इन दोनों को ब्रॉडकास्ट कर लिया है, ब्रॉडकास्ट एरे भी मैंने यहाँ लगाया है, एक ब्रॉडकास्ट का भी फंक्शन है, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ इसका आउटपुट कैसा होता है। ब्रॉडकास्ट भाई, अच्छा कॉल ले लूँगा जब। वालेकुम सलाम जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना, आप इजी पैसा से जो है वो जो अकाउंट नंबर दिया हुआ है ना मीज़ान बैंक का, उसमें ट्रांसफ़र कर दें, करा दें। नहीं, इजी पैसे, इजी कल करा दें, इजी पैसे से करा दें, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, चलो इसको अभी देखते हैं। अच्छा, हमने जब ब्रॉडकास्ट किया, इसके आउटपुट को देखें कि पहले हमारे पास क्या था, ये 1 रॉ, 2 रॉ और 3rd रॉ। तो इसने क्या किया, अभी वही कॉलम आगे ऐड कर दिया, उसके आगे वही ऐड कर दिया, उसके आगे वही ऐड कर दिया, यानी ये वाली चीज़ हो गई। तो ये 2, 3 था, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4 आगे चल गया। और फिर उसी तरह जो है 4, 5, 6 में ये रॉ जो है वो क्या कर लिए, रिपीट कर लिए। तो ये ब्रॉडकास्टिंग होती है, और ये ब्रॉडकास्टिंग जो है वो यहाँ कहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही होती है, और ये इम्प्लीमेंट हो रही वेट्स जो हैं, क्योंकि हमारे पास जो W और B नोड्स आ रहे हैं, फॉर हमारे एग्जांपल में 512 नोड्स थे, लेकिन तो 784 का जो है वो इनपुट आ रहा था एक नोड के ऊपर, और एक बायस था वहाँ पर। अब ये बायस जो है वो इतनी वैल्यूज में जो है वो ऐड हो रहा था, या बायस का जो है वेक्टर शेप होगा, और जो W's और X के जो
आंसर आएंगे वो मैट्रिक्स चेक होगा। बायस और वेट जो है वो ऐड होने से पहले जो है ब्रॉडकास्टिंग का प्रोसेस जो है वो इंटरनली लगता है, हमें खुद नहीं करना पड़ता, वो हुआ हुआ होता है वहाँ। डॉट ऑपरेशन अप्लाई होती है। डॉट भी हमने नंपाई में पढ़ा हुआ है कि अगर हम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो सिंपल एस्ट्रिक्ट का साइन लगा दें, वो एलिमेंट वाइज हो जाता है। लेकिन डॉट का फंक्शन यूज कर लें नंपाई का, या एक्स डॉट वाई यूज कर लें डॉट वाला, या एट द रेट का साइन यूज कर लें, तो ये वाली जो मल्टीप्लिकेशन होती है ये मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है, जो पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स की रॉस के साथ होती है। तो मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं आई एम अज्यूमिंग कि ये सब आपने मैट्रिक्स में किया हुआ है ना। टेंसर रीशेप हो सकते हैं, ये मैंने आपको कोड में सिखाया था कि किस तरह हम रीशेप करते हैं। इन्होंने रीशेप किया हुआ 60,784 में, ताकि वो वेक्टर डाटा जो है वो बन जाए। फिर किस तरह स्पेस में एक वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कोऑर्डिनेट्स उसके क्या होते हैं एक्स वाई प्लेन पे या 3D प्लेन पे जो है ना, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, दो वेक्टर जो है ना कैसे ऐड होते हैं, आपको पता है, जो आपने छोटी क्लासेस के अंदर वेक्टर एडिशन पढ़ा हुआ है, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा हुआ है और तरह की सारी चीज़ें। यहाँ से हमारे पास जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो शुरू होता है, जिसको हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, यानी ग्रेडियंट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन। अभी तक हमारे लिए ये सवाल जो है वो अटका हुआ है हमारे दिमाग में कि भाई ये इतनी ज़्यादा डाटा के ऊपर इतनी ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग करके एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो किस तरह कैलकुलेट कर लेता है। आखिर भाई इसके पास वो कौन सी कैलकुलेशन है, वो कौन सा फार्मूला है, वो कौन सा एल्गोरिदम है जो ये इस्तेमाल करता है और ऑप्टिमाइज कर लेता है। हमने मुख्तलिफ ऑप्टिमाइजर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि RMS क्रॉप ऑप्टिमाइज़र है या एडम है, नेडम है, मुख्तलिफ मैंने ऑप्टिमाइजर्स की आपको लिस्ट जो है वो दिखाई थी। ये ऑप्टिमाइज़र जो हैं वो डिफरेंट ऑप्टिमाइज़र जो है वो यूज़ किए जाते हैं। सारे के सारे ऑप्टिमाइज़र जो हैं वो क्या हैं, ये ग्रेडियंट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन कहलाते हैं। अभी हम बात करते हैं भाई ये ग्रेडियंट बेस्ड का क्या मतलब है, ग्रेडियंट का क्या मतलब है। तो हमें मालूम है भाई ग्रेडियंट जो है वो क्या होता है, किसी को मालूम है व्हाट इज ग्रेडियंट? जी, ग्रेडियंट किसे कहते हैं? ग्रेडियंट कहते हैं स्लोप को, ठीक है, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं आमतौर पे मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, ग्रेडियंट या स्लोप या m, या हम इसको टेन थीटा भी कहते हैं अगर आपको याद हो, और या इसको y/x का रेशो भी कहते हैं, राइज अपॉन रन भी कहते हैं, का रेशो भी कहते हैं, ठीक है। ये जो ग्रेडियंट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन है, इसके अंदर इसी ग्रेडियंट को जो है वो इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर मैं इसकी डेरिवेशन भी जो है वो आपको समझाऊंगा कि ये जो ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन है ये कैसे काम कर रहा होता है। पहले इसको देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, हमने देखा कि भी हर न्यूरल लेयर के अंदर ये काम हो रहा होता है, किसी भी न्यूरल लेयर के ऊपर ये काम चल रहा होता है। तो इन दिस एक्सप्रेशन W and B are tensors that are attributes of layer। ये बात हमें, ये W और B जो है वो क्या है, वो लेयर के एट्रीब्यूट है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, हम उसको कंट्रोल नहीं करते। ये एट्रीब्यूट्स लेयर जो है वो खुद जनरेट करती है, और उसके लिए मुख्तलिफ तरीकों से वो करती है, वो हम सीखने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। इनको हम कहते हैं वेट या ट्रेनेबल पैरामीटर। ये लेयर के वेट कहलाते हैं। WB और
जो आपके पास बी है, दोनों जो है ये दोनों लेयर के वेट कहलाते हैं, वेट कहलाते हैं। और डब्ल्यू को अलग भी वेट कहते हैं और बी को जो है बायस भी कहते हैं, तो मिक्स करके भी वेट कहते हैं और डब्ल्यू भी वेट कहलाता है। टेक्निकली इनको कहते हैं कर्नल और बायस एट्रीब्यूट्स। द वेट कंटेन इंफॉर्मेशन लर्न बाय द नेटवर्क ऑफ द एक्सपोजर ऑफ ट्रेन। इन्हीं वेट्स के अंदर जो है ना सारी लर्निंग होती है जो हमारे मॉडल ने की होती है। अब होता क्या है, होता ये है कि भाई जब ये हमारा मॉडल जो है वो एग्जीक्यूशन शुरू करता है तो जिस तरह हम यहाँ देख रहे थे कि भाई वो क्या कैसे वेट की वैल्यू वो निकालता है। मैं दोबारा यहाँ बताऊँ आपको ताकि आप शामिल हो जाएं इसमें। भाई ये यहाँ से डाटा जो है इनपुट जो है वो इस नोड के पास जाना है और यहाँ कोई भी वैल्यू है, अब वो W की वैल्यू जो है वो क्या होगी, ठीक है। या अगर मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाऊं, जो हमने कुछ डिस्कशन किया था न्यूरल नेटवर्क के शुरू होने से पहले, कि हमारे पास जो इक्वेशन होती है, सबसे पहले तो हमारे पास क्या होता है, एक डाटा होता है। डाटा हमारा आम तौर पे स्कैटर प्लॉट की बात कर लेता हूँ मैं फॉर एग्जांपल, कि भाई ये मेरे पास जो है वो डाटा है, इसको मैं बना लेता हूँ यहाँ पे और मैंने कुछ डाटा पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। ये डाटा पॉइंट्स हैं। अच्छा, इस डाटा को देख के स्कैटर प्लॉट का ये डाटा है और डाटा की जो डिस्पर्जन है, जिस तरह डाटा जो है डिस्पर्स हुआ है, इसको देख के लग रहा है कि देयर इज सम कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, कि भाई अगर ये y है और ये x है, कुछ कोरिलेशन है, ठीक है। अगर ये डाटा बिल्कुल ही ओके रिलेशनशिप का होता तो ये सारे पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे होते हैं, हमें मालूम है। लेकिन चूंकि अब डाटा डिस्पर्स है तो हमें एक ऐसी लाइन निकालनी है, बिल्कुल एक्यूरेट लाइन अब नहीं निकल सकती क्योंकि डाटा डिस्पर्स है। तो हम क्या कर रहे थे, हम ये करते थे कि भाई एक लाइन जो है वो हमें निकालनी होती थी जो बेस्ट फिट लाइन होती थी, क्योंकि हमें मालूम है कि भाई लाइन की जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो क्या है, भाई हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस dsc होती है। इसके अंदर ये डाटा पॉइंट जो है, कोई एक इनपुट पॉइंट जो है, ये हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर पेयर होगा x और y का। डेफिनेटली x और y प्लेन पर है तो x y टू डायमेंशनल डाटा x y का ऑर्डर पेयर होगा। तो ये हमारा जिसके अंदर x जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो हम यहाँ फीड कर रहे होते हैं, y हमारा आउटपुट है यानी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, x पे डिपेंडेंट है। तो ये दोनों ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है फिक्स होते हैं, डाटा और उसका लेबल, यानी x हमारा डाटा है, y हमारा लेबल है, ये दोनों मौजूद है। बेस्ट फिट लाइन जो है वो आगे पीछे हो रही होती है ड्यू टू दीज टू थिंग्स। भाई हमारे पास जो क्या मौजूद है, कोई लाइन है, उसको हमने बेस्ट फिट जो है क्या करना है, ड्रॉ करना है। वो लाइन अब एडजस्ट होगी, ये देखिए सिर्फ क्या चीज चेंज हो रही है यहाँ पर लाइन की, यहाँ पर लाइन की पोजीशन चेंज हो रही है, डाटा तो हमारा जो है वो उसी पोजीशन में, ठीक है। तो अब ये जो स्लोप की वैल्यू है और जो बायस की वैल्यू, करेक्ट निकालना, जल्दी से निकालना, हम मैनुअली तो नहीं कर सकते, हमारे पास जो है वो एक ही x है इस वक्त, ठीक है, यानी एक ही इनपुट है। जबकि यूजुअली हमने अपने इमेज वाले केस में देखा वी हैड 784 इनपुट वैल्यूज, तो हर एज से एक W निकल रहा है और एक x निकल रहा है। मैं वापस यहाँ पे आता हूँ। जब
नेटवर्क जो है वो काम करना शुरू करता है पहली बार, तो ये जो वेट और बायस की वैल्यू है ये रैंडमली वेट उठा लेता है, यानी कोई भी वैल्यू डाल दो। आप इसको यूं समझ लें कि मैं अगर आपसे कहूँ यार आपको लाइन एडजस्ट करनी है, बताएं क्या वेट होगा और क्या डब्ल्यू होगा, तो आपको नहीं पता क्या होगा, फिर आप कहेंगे यार कोई भी डाल के देख लेते हैं, तो कोई भी डब्ल्यू या वेट की वैल्यू जो है वो हम क्या कर देंगे, इंसर्ट कर। उसके बाद वो डब्ल्यू या वेट की वैल्यू जब इंटर हो जाती है तो हमें पता है प्रिडिक्टेड वैल्यू आती है, तो प्रिडिक्टेड वैल्यू को फिर कंपेयर किया जाता है, प्रिडिक्टेड वैल्यू को कंपेयर किया जाता है ओरिजिनल वैल्यू के साथ और लॉस कैलकुलेट होता है। अब लॉस का जो फीडबैक है वो जाता है ऑप्टिमाइजर के पास, यानी ग्रेडियंट बेस्ड ऑप्टिमाइजर के पास आता है। उसके बाद ऑप्टिमाइजर जो है वो एडजस्टमेंट शुरू करता है वेट की। इन केस अगर आप खुद ऑप्टिमाइजर हैं, हाँ आप खुद ऑप्टिमाइजर हैं, अब आप क्या करेंगे, वेट आपने एक वेट डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज कर रहा हूँ आपने वेट जो है वो उसकी वैल्यू -3 डाल दी। अब आपने एडजस्ट करना है, तो डेफिनेटली आपके पास जो है वो क्या चॉइस है, यही चॉइस है, या तो आप वेट की वैल्यू को सोचेंगे कि अब मैं -3 से बड़ी वैल्यू डाल दूं या -3 से छोटी वैल्यू डाल दूं, ठीक है, यानी अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं ग्रेटर की डायरेक्शन में जाऊं या स्मॉलर वैल्यूज की डायरेक्शन में जाऊं, ठीक है। और फिर दूसरा सवाल भी होगा, चलिए ये फैसला तो हमने कर लिया कि वैल्यू को जो है वो बढ़ा देना चाहिए, लेकिन अब कितनी बढ़ा दें, -3 से बढ़ानी है तो कितनी बढ़ा दूं, -1 कर दूं, 0 कर दूं, 3 कर दूं, 10 कर दूं, ये भी हमें मालूम नहीं। तो दो सवाल यहाँ पे बनते हैं कि भाई जो नया डब्ल्यू होगा, एक तो डब्ल्यू डाला है जिसपे लॉस ज़्यादा आ गया है या ख़राब आउटपुट एडजस्ट करना है, तो अब क्या करूं, तो डब्ल्यू बढ़ाऊं या कम करूं, और बढ़ाऊं या कम करूं तो भाई उसकी क्वांटिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वांटिटी कितनी होगी ये कौन कैलकुलेट करके देगा आपको, ये आपको ग्रेडियंट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन से हो जाएगी, ठीक है। और एग्जैक्ट ऐसी वैल्यू कैलकुलेट होगी जो बिल्कुल सही रिजल्ट के पास लेके जाएगी, यानी हर दफ़ा एडजस्टमेंट के बाद लॉस का स्कोर जो है वो कम से कम होता रहेगा। हमने जब नेटवर्क हमारा ट्रेन हो रहा था, हमने देखा था हर ईपॉक चलने के बाद हमारा जो लॉस एवरेज लॉस है और वो कम से कम होता चला जा रहा है, जितने ज़्यादा ईपॉक कम थे हमारे वेट जो है वो और एडजस्ट हो रहे थे, और हमारा जो एवरेज लॉस है 60,000 वो। तो यहाँ पर यही बात करते हैं कि भाई इनिशियली दीज वेट मैट्रिक्स आर फिल्ड विद स्मॉल रैंडम वैल्यूज आई कॉल्ड रैंडम इनिशियलाइजेशन। जब ये पहली बार चलता है तो इसको रैंडम, ऑफ कोर्स देयर इज नो रीजन टू एक्सपेक्ट दैट, ये इक्वेशन है, ये जब W और B इसमें रैंडम डाले जा रहे हैं तो इसके रिजल्ट जो हैं वो बड़े अच्छे आएंगे, ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो जो रिजल्ट आएंगे वो मीनिंगलेस हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट इज टू ग्रेजुअली एडजस्ट दी टू दैट। अब अगला स्टेप क्या है कि हमने वेट्स को ग्रेजुअली एडजस्ट करना है। मैं वर्ड यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है ग्रेजुअली एडजस्ट करना है। ग्रेजुअली का मतलब ये होता है स्टेप बाय स्टेप, स्लोली स्लोली, एकदम से वेट जो है ना बड़े नहीं एडजस्ट करते, नहीं डाल रहे हैं, लेकिन हम अगर मैनुअल की बात करें तो सिस्टम भी जो है ना या मैनुअल भी हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि 3 डालने के बाद फौरन जो है ना 30 वैल्यू डाल, बहुत बड़ी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल जो है ना एडजस्ट करेंगे। अच्छा, बेस्ड ऑन द फीडबैक, जो भी लॉस स्कोर से जो है फीडबैक आया उसके मुताबिक, दिस एडजस्टमेंट इज आल्सो कॉल्ड ट्रेनिंग। ये एडजस्टमेंट जो है वो पूरा ट्रेनिंग के लिए बेसिकली लर्निंग दैट मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट, यही वो लर्निंग है जो हम कह रहे हैं कि मशीन लर्निंग इसी को कहते हैं। तो
क्या क्या स्टेप्स होते हैं, भी डाटा निकलता है, नेटवर्क रन होता है, लॉस कैलकुलेट होता है प्रेडिक्टेड वैल्यू के साथ, और फिर उसके लॉस को कम करने के लिए वेट जो है ना वो एडजस्ट होने लगते हैं। इन सब में जो है यहाँ पर भी यही बात है, डिफिकल्ट काम है वो स्टेप नंबर 4 ही है। और यही सवाल जो भी मैंने उठाए हैं कि भाई वेट को जो चेंज कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मतलब वेट बढ़ाएंगे, ज़्यादा की तरफ जाएंगे या कम की तरफ। दूसरा सवाल था कि कितना ज़्यादा और कितना कम, यानी अगर कम कर रहे हैं तो कितना कम करें, अगर ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं तो कितना ज़्यादा की तरफ जाएं। ये दो सवालों के जवाब जो है वो चाहिए। या नॉर्मल केस में हमें भी चाहिए कि अभी मुझे नया वेट डालना है, डब्ल्यू की वैल्यू डालनी है, तो यही सवाल है। सर आपकी आवाज़ इससे गायब हो गई है। अब इसको समझने के लिए जो है 2 पॉइंट्स हैं या एक लाइन है, और इस लाइन के ऊपर जो है वो कुछ पॉइंट है। एक पॉइंट मैंने यहाँ कह दिया ये, और 3 है, और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे कह दिया, पॉइंट जो है 9। मुझे क्या करना है, मुझे इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट करना है। ठीक है, किसी को याद है कैसे स्लोप कैलकुलेट होगा? हाँ जी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। एग्जैक्टली क्या करते थे हम, y/x, यानी कि अगर y2 हैं तो y2 माइनस y1, यानी y2 माइनस y1 और डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इन दिस केस हमारे पास स्लोप क्या बन रहा है, डायरेक्ट हम अगर वैल्यू लिखें क्या स्लोप आ रहा है अभी, y2 माइनस y1 6/2 9 माइनस 3 6, 5 माइनस 3 2, 6/2 यानी 3 स्लोप आ गया। ऐसे ही अब मैं कह सकता हूँ कि m की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 3 आ गई। एक बात जो याद रखने की है कि जो लाइन है उसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे वो स्लोप जो है वो आप इन 2 पॉइंट्स के दरमियान निकाल लें जो भी मैंने यहाँ लिए, या कोई से भी 2 पॉइंट के दरमियान निकाल लें, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो आप जमीन पे निकालें उस लाइन का स्लोप, या चांद पे ले जाएं लाइन को खींचते हुए, उसकी जो स्लोप की वैल्यू है वो कांस्टेंट। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जब हमारे पास लाइन जो है वो लाइन नहीं है बल्कि हमारे पास क्या है, कर्व है। ठीक है, किसी कर्व का मैंने स्लोप निकालना है, तो इन दिस केस अब मैं स्लोप कैसे निकालूंगा? एक बात याद रखें, कर्व का स्लोप जो है वो हर कर्व के किसी भी पॉइंट के ऊपर लेंगे वो डिफरेंट होगा। कर्व का स्लोप हम किसी 2 पॉइंट के दरमियान नहीं निकालते, बल्कि कर्व का जो स्लोप है वो हम किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो है वो निकालते हैं। तो इस पॉइंट पे निकाल लो, इस पॉइंट पे निकाल लो, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स बिटवीन द 2 पॉइंट, चाहे वो कितनी भी दूर हो, कितनी भी करीब हो। ठीक है, कंटिन्यूस होते हैं तो डेसिमल में चले जाएं, इनफाइनाइट पॉइंट्स बन जाते हैं। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर कर्व का स्लोप निकलेगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। और मैं फिजिकली भी बात समझ में आती है कि स्लोप हम कहते किसे हैं, ढलान को कहते हैं। अब यहाँ पर स्लोप जो है वो कुछ और है, हर पॉइंट पे डिफरेंट है। तो अगर मुझे कर्व के ऊपर जो है वो स्लोप कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए कर्व का जो स्लोप निकालते हैं वो हम निकालते हैं
डेरिवेटिव से। डेरिवेटिव हमें क्या देता है? ये हमें स्लोप देता है, या ये हमें क्या देता है? ये हमें टेंजेंट देता है। ठीक है, तो जब मैं किसी पॉइंट पे कर्व के किसी पॉइंट के ऊपर क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ उस पॉइंट पे, उस तो वो हमें टेंजेंट लाइन देता है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो उस कर्व के किसी एक पॉइंट को छू के गुजर रही होती है, दूसरे से टच नहीं होती। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर अब फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन ले ली भाई, y इज इक्वल टू, मैंने कहा जी मेरी इक्वेशन है 2x की पावर को मैं यूँ लगा लेता हूँ 2 माइनस 4, ये मेरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें मालूम है कि इसका कर्व ही बनेगा। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करता हूँ, अगर मैं इस फंक्शन y को जो है वो क्या करूँगा, डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्या जवाब आ जाएगा ज़रा बताएं? 4x। तो ये मेरा जवाब आ जाएगा कि भाई y डैश यानी कितना आ जाएगा? अभी जो पावर होती है वो नीचे ले लेते हैं और 4x आ जाएगा सर। 4x आ जाएगा। 4 जो कांस्टेंट वैल्यू, उसका डेरिवेटिव क्या होता है? तो 0 होता है। अब मामला क्या है? अब मामला ये है कि भाई ये जो स्लोप हमारे पास होता है वो तो नंबर की शक्ल में आता है, यहाँ हमारे पास स्लोप जो है वो कैसा आ रहा है? इक्वेशन की शक्ल में आ रहा है। अब ये मैंने इसको डिफरेंशिएट कर लिया है, मेरे पास जनरल एक टेंजेंट की लाइन निकल आई है। कोई मुझसे कहता है कि मुझे इस पॉइंट पे चाहिए, मैं कहता हूँ पॉइंट क्या है? कहता है पॉइंट है 2,3। तो मैं इस पॉइंट पे, यानी ये स्लोप है मेरा, मैं कहूँगा अब मैं स्लोप कैलकुलेट कर रहा हूँ पॉइंट 23 पे, क्योंकि हर पॉइंट पे स्लोप अलग होगा। तो 4 और जब x की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो कितनी हो जाएगी भाई? ये y इसके अंदर है नहीं इसलिए पुट नहीं होगा। ये मेरे पास स्लोप निकला है 8। इस पॉइंट पे ऊपर जो स्लोप है वो कितना है? अभी 8 है। इसी तरह मुझे किसी भी कर्व के पॉइंट पे निकालना है, उस पॉइंट को मैं यहाँ क्या कर दूंगा, इस डेरिवेटिव ली हुई इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मेरे पास जो है वो स्लोप निकल आएगा या ग्रेडियंट निकल आएगा। ये बात समझ में आई? यस सर। स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो हम किसी भी दो पॉइंट के दरमियान निकाल लेते हैं, और जब हमारे पास कर्व का हमें स्लोप निकालना होता है तो हमें जो है वो डेरिवेटिव लेना पड़ता है, और फिर उस एक पर्टिकुलर पॉइंट को पुट करके जो है वो हम स्लोप निकालते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था कि डेरिवेटिव हमें क्या रिटर्न करता है और हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब जो है मैं आपको स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, मैं इसको समझाता भी जाता हूँ कि हमारे पास क्या हो रहा होता है। हमारे पास हम x इनपुट दे रहे होते हैं अपने मॉडल को, हमारे पास y आउटपुट निकल रहा होता है, और ये किस इक्वेशन से निकल रहा होता है? ये हमारे पास निकल रहा होता है mx प्लस b। ऐसे ही है, ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है, और एक हमारे पास ओरिजिनल आउटपुट है जिसको मैं कह देता हूँ वो क्या है? y। ठीक है, और हमें ये मालूम है कि ओरिजिनल और प्रिडिक्टेड, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इसे हम क्या कहते हैं? लॉस कहते हैं। सब लोग यहाँ तक साथ हैं? ओके करिएगा। ओरिजिनल माइनस प्रिडिक्टेड का जो डिफरेंस होता है उसे हम लॉस कहते हैं। ये हमारा प्रिडिक्टेड है, पी भी लगा दूं यहाँ पे ताकि वर्ड बार बार समझ में आए। ये प्रिडिक्टेड है और ये हमारा ट्रू वैल्यू है। ओरिजिनल यानी ट्रू वैल्यू ये है, प्रिडिक्टेड वैल्यू ये हमारा लॉस।
अच्छा, और हमारा जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है इस पूरे प्रोसेस के अंदर वो लॉस ही है। हम लॉस को ही जो है ना वो हैंडल करते हुए अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को एडजस्ट कर रहे होते हैं और चेक भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम अपने मॉडल को जब ये देख रहे हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, तो हमारी जो कंसिडरेशन है वो लॉस की है। ठीक है, और कोशिश हमारी क्या है कि हम लॉस को कम से कम करें, लॉस को कम से कम करें। तो वी कैन से कि ये हमारे पास हमारा जो फंक्शन है वो अब एक लॉस फंक्शन है, लॉस फंक्शन है। और इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है ये हमारा कि ट्रू वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। इसको मैं कह सकता हूँ यही हमारा एरर भी है। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि हमारे पास एक इनपुट नहीं होता, वी हैव 60,000 इनपुट्स and 60,000 outputs, original outputs and predicted outputs. We have so many input and outputs. ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को मैथमेटिकली, मैं इसको यहाँ से गायब कर रहा हूँ। अब मैं इस इक्वेशन को मैथमेटिकली क्या लिख सकता हूँ कि भाई जो लॉस है वो किसके बराबर है, लॉस ऑफ ऑल 60,000 इमेजेस। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे समेशन of summation of all I starting from 0 going to n, और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि भाई प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू। अच्छा, ये डिफरेंस जो है पॉजिटिव नेगेटिव भी आ सकता है, तो हम इसके ऊपर क्या ले लेते हैं, आमतौर पे स्क्वायर ले लेते हैं ताकि इसकी नेगेटिविटी जो है खत्म हो जाए। ठीक है, ये मेरा लॉस फंक्शन बन गया। ठीक है, अच्छा, इसको और मॉडिफाई करूं तो प्रेडिक्टेड का फार्मूला क्या है हमारे पास, प्रेडिक्टेड का फार्मूला हमारे पास क्या है, एम एक्स प्लस बी। ये हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू है और ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू। तो ये इक्वेशन जो है वो कुछ यूँ बन गई। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन बनी है ये कैसी इक्वेशन है, इसको मैं यूँ कह सकता हूँ कि लॉस बराबर है, ये डिफरेंस होता है, इसको मैंने कहा ना ये एरर होता है, मैं इसको कह सकता हूँ कि इट्स एन एरर। ये एरर है और एरर का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन किसके इक्विवेलेंट हो रही है असल में, अगर आपको याद हो थोड़ी मैथमेटिक्स, तो इक्वेशन किसके इक्वल हो रही है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इक्वेशन कैसी होती है, पैराबोला की इक्वेशन होती है। यानी वी कैन से कि अगर इस इक्वेशन का ग्राफ होगा तो वो इस तरह का बनेगा, पैराबोलिक होगा। ठीक है, जो किस किस के दरमियान बन रहा है, लॉस वैल्यू और एरर के दरमियान बन रहा है। यहाँ तक सब साथ है, बात समझ में आ रही सब? जी जी, थोड़ा सा जोर से बोले बेटा। रिस्पेक्टेड सर, जो आपने प्रेडिक्टेड वैल्यू कही है वो जो आउटपुट मुझे आवाज बहुत बहुत स्लो आ रही है, बहुत स्लो आवाज आ रही है। सर आउटपुट को हम कहेंगे प्रेडिक्टेड वैल्यू। जी जी, जो मॉडल ने प्रिडिक्ट करके वैल्यू निकाली है वो हमारा आउटपुट है, और जो हमने मॉडल को दिया हुआ है लेबल के तौर पे वो हमारी ट्रू वैल्यू है, टारगेट वैल्यू है। यानी एक मकान है 100 यार्ड का, उसकी कीमत जो है 50 लाख रुपए है, ये डेटा है। इनपुट मकान का साइज और फीचर्स हो गए, और आउटपुट जो है वो उसका ओरिजिनल आउटपुट जो है 50 लाख रुपए उसके प्राइस होगा, लेकिन मॉडल जो है प्रोडिक्ट कर रहा है कि उसके प्राइस 60 लाख।
ये जो प्रिडिक्टेड वैल्यू 60 लाख रुपए है और जो ओरिजिनल वैल्यू है जो डेटा में है वो 50 लाख रुपए है। इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी जो एरर है वो 10 लाख रुपए का है। क्लियर है? जी मैं चलूँ आगे? यस सर। ये हमारे पास अब मैंने इस चीज़ को यहाँ दिखाया हुआ है, अगर आप समझिएगा कि भाई ये हमारा डाटा है, डिस्पर्स है, बेस्ट लाइन, प्रिडिक्टेड लाइन निकाल रहे हैं। इनपुट हमारे मशीन लर्निंग में जाएगा, प्रिडिक्टेड वैल्यू आएगी और एक हमारे पास नॉन वैल्यू है। तो लॉस या एरर क्या होगा अभी? गैस वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू माइनस गैस वैल्यू, क्योंकि हमने ऊपर स्क्वायर ले लिया है। एक्स में से वाई को माइनस करूँ या वाई में से एक्स को माइनस करूँ, वी हैव नो इशू। हमारी जो इक्वेशन बन जाती है लॉस की वो क्या बन जाती है? वो ये बन जाती है, मैंने आपको समझाई, ये जो अंदर लिखी हुई एरर है, एरर का स्क्वायर। तो आप इसको चेंज कर लें, अगर मैं कह दूं कभी लॉस वाई है और एक्स है तो इक्वेशन ये बन जाती है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो पैराबोला की है तो हमारा ग्राफ की शेप जो है वो ये हो जाती है। तो नेगेटिव और उसका वो हो जाएगा ना खत्म। हाँ वो अभी उस तरफ आ रहा हूँ मैं, अगला स्टेप जो है वही समझने का है हमें, जो इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ तक कि देख लें जो चीज़ें जो मैंने फंक्शन बनाया है और ये उसको पैराबोलिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया है, ये बात तो हमें समझ में आ गई ना? यस सर। हाँ अब हम आते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें जो बाय डेफिनेशन में आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल भी आपको समझिए भाई। हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है ये हमारे पास इस तरह का जो है ग्राफ बन रहा है। सबसे पहले इसको समझने से पहले मैं यहाँ पर कुछ चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि भाई जो हम डेरिवेटिव लेते हैं, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा भी इस बात को, कोशिश करिएगा कि वो नोट बना के लिख दें। जब हम डेरिवेटिव लेते हैं किसी कर्व के ऊपर और उस डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, यानी स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो चेंज आ रहा है, अच्छा ये क्योंकि हमने थोड़ा अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा होता, हम उसको ज़्यादा हमने रियल वर्ल्ड के साथ सॉल्व नहीं किया होता, वरना हर जगह ये अप्लाई हो रहा होता है कि हमने दो क्वांटिटीज़ के दरमियान चेंज अगर मालूम करना है तो भाई पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव चेंज है, वो हम इन्हीं तरह से करते हैं। अब अगर मैंने इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव निकाला, मैंने कहा ये मेरा पॉइंट है, मैंने इस पॉइंट के ऊपर जो है वो डेरिवेटिव निकाला, ठीक है। डेरिवेटिव निकालूंगा इसका मतलब है एक टेंजेंट लाइन जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, जो इस पॉइंट को छूती भी जो है गुजर जाएगी। अच्छा अब मैं जो बात कह रहा हूँ वो क्या है, अगर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये होता है कि भाई स्लोप की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है, यानी स्लोप जो जा रहा है वो ऊपर को जा रहा है, क्योंकि लाइन कैसे मुझे नहीं पता चल रहा कि भाई स्लोप नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, लेकिन मैथमेटिकली न्यूमेरिकली जो डेरिवेटिव की वैल्यू होगी वो मुझे बताएगी कि स्लोप की डायरेक्शन जो है वो क्या है, स्लोप की डायरेक्शन जो है वो क्या है। और अगर नेगेटिव स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब स्लोप की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। अब जो बात करने जा रहा हूँ क्या है कि भाई y इज इक्वल टू, मेरे पास एक फंक्शन है, मैंने लिखा था अभी डेरिवेटिव लिया भाई 2x स्क्वायर प्लस 3। तो क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो लॉस का फंक्शन है और हर बंदा विशौर आदमी ये चाहता है लॉस क्या हो कम से कम हो, हमारा मशीन लर्निंग मॉडल भी यही चाहता है कि लॉस की वैल्यू क्या हो कम से कम। तो क्योंकि अब मैं मॉडल की तरह सोच रहा हूँ कि भाई मैं एक्स की वैल्यू क्या डालूं, कि मेरे
लॉस की वैल्यू क्या आ जाए, कम आ जाए। मैंने पहली दफ़ा क्या किया, रैंडम वैल्यू डाली, मैंने कहा यार ऐसा करो इसके अंदर जो है ना वो 0 डाल देता हूँ। 0 डाली मैंने वैल्यू और मेरे पास जो लॉस की वैल्यू आ गई, यानी जो भी लॉस की वैल्यू 3 आ गई, या फंक्शन की वैल्यू जो है ना वो 3 आ गई। मुझे क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू कम से कम चाहिए। क्या ये मिनिमम वैल्यू है? अब कम से कम करने के लिए वही वाला सवाल है कि मैं नेक्स्ट वैल्यू क्या डालूं, भाई ये 0 तो डालूं, 1 डालूं, ठीक। x तो इनपुट वैल्यू है ना ये। हाँ, मैं एक फंक्शन की मिसाल दे रहा हूँ, उस वाले इनपुट की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक मेरे पास अब यहाँ, अब मैं क्या करूँ, अब मैं y की वैल्यू कम से कम चाह रहा हूँ। भाई मैं यहाँ पर अब क्या वैल्यू डालूं कि y की वैल्यू कम से कम हो जाए? तो मुझे ये समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा। फंक्शन की वैल्यू क्या करनी है, मुझे मिनिमाइज करनी है। मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा और डेरिवेटिव को चेक करूंगा कि भाई डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। और अब याद रखिएगा, अगर डेरिवेटिव की डायरेक्शन अपवर्ड है तो मैंने अगर प्रीवियस वैल्यू 3 रखी है और नेक्स्ट वैल्यू अगर 4 रखूंगा तो फंक्शन की वैल्यू और बढ़ेगी, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन है डेरिवेटिव की, तो इनपुट की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू और बढ़ेगी। ठीक है, पॉजिटिव के केस कि अगर पॉजिटिव है और मैं वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। तो पॉजिटिव अगर है और मुझे फंक्शन की वैल्यू कम करना है तो मैं वैल्यू को, नई वैल्यू क्या करूंगा, पिछली वैल्यू से कम डालूंगा। इसी तरह अगर डेरिवेटिव की डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रही है, यानी नेगेटिव डायरेक्शन आ रही है, तो अब अगर मैं फंक्शन की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो वो और नीचे जाएगा। ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, बढ़ाऊंगा तो और ऊपर जाएगा। नीचे की तरफ डायरेक्शन है, बढ़ाऊंगा तो और नीचे की तरफ जाएगा। अब दोबारा सुने इस बात को, मैंने क्या बोला। अगर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब कि फंक्शन स्लोप की डायरेक्शन अपवर्ड है, और अपवर्ड अगर स्लोप की डायरेक्शन है इसका मतलब चेंज पॉजिटिव है, चेंज पॉजिटिव है। अब अगर मैं वैल्यूज को बढ़ाऊंगा तो क्या होगी, भी फंक्शन की वैल्यू और बढ़ेगी। पॉजिटिव चेंज की सूरत में अगर मुझे वैल्यू को कम करना है तो मैं बजाय वैल्यू बढ़ाऊं, फंक्शन की वैल्यू को कम करना है तो इनपुट की वैल्यू बढ़ाने के बजाय मुझे कम करनी होगी, उल्टा चलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो लॉस का है, इसलिए हमें 0 की तरफ आना है, कम से कम की तरफ आना है, मिनिमम की तरफ आना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगा, अगली में आपके पास इमेज खोलता हूँ।